your goal is not enough. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपके हमारे YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अपने घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए अभी हम महाजनपद काल के कुछ प्रमुख महाजनपदों के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी शुरुआत के 2 वीडियो जा चुके हैं महाजनपद के। पहले में महाजनपद का प्रारंभिक परिचय हुआ था और उसमें जो भी 16 महाजनपद थे उनमें जो भी विस्तृत उल्लेख थे, है ना, पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले, इन सब के बारे में भी पहले वीडियो में उल्लेख हो चुका है। और दूसरे वाले में कुछ प्रमुख महाजनपदों के बारे में उल्लेख हुआ है दूसरे वीडियो में। उनमें जैसे कुछ अवंती ऐसे कुछ प्रमुख के बारे में उल्लेख हुआ है। आज हम काशी, कुरु, पांचाल, मल्ल और अंत में मगध जैसे कुछ प्रमुख महाजनपदों के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद से हमारा मगध का जो साम्राज्य है वो सही तरीके से पढ़ाई में चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहला पॉइंट काशी। अब इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी बनारस या वाराणसी। ठीक है, काशी विश्वनाथ की नगरी, याद रखिएगा दोस्तों। इसी कारण आपको ये भी एक पॉइंट लिखने में आ जाएगा कि यह धार्मिक केंद्र भी हुआ करता था महाजनपद काल का। ठीक है, अब हम क्षेत्र देखें तो अब ये क्षेत्र आसपास के थे। जैसे अब बनारस है तो वाराणसी के आसपास के जो भी क्षेत्र थे वह पूरे क्षेत्र यहाँ पर सम्मिलित तरीके से माने जा सकते हैं। तो काशी और उसके सीमावर्ती क्षेत्र, इन्हें काशी राज्य के अंतर्गत माना जाता था। अब इसके अगर स्थापना के बारे में बात करें या हम इसके संस्थापक के बारे में बात करें तो इनका संस्थापक जो था वह दिवोदास था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बीच में प्री के पॉइंट्स बताते चलूँगा। और अगर हम इसके शासक के बारे में बात करें तो काशी का जो प्रमुख शासक था जो हमें महाजनपद काल में उल्लेख में आता है वह अजातशत्रु था। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि अजातशत्रु काशी का जो है प्रमुख शासक था। अब अजातशत्रु के समय में ही काशी जो है मगध का हिस्सा बन जाती है, अर्थात मगध जो है वह काशी पर आक्रमण करके काशी को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक, इसके अलावा हम देखें तो अगर इसका उल्लेख की बात करें काशी के, कि काशी का उल्लेख कहाँ पर मिलता है सर्वप्रथम, तो काशी का उल्लेख जो है हमारे 4 वेदों में से सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद में इसके उल्लेख के बारे में सर्वप्रथम हमें पता चलता है कि जानकारी मिलती है। वहीं अगर हम जातक कथाओं के बारे में बात करें तो जातक कथाओं के अनुसार राजा दशरथ और राम जो थे वह काशी के राजा थे, है ना। जातक कथाओं के अनुसार बोल रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा। ये हमारे पुराणों और रामायण के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार नहीं है। उनके अनुसार जो है अयोध्या जो थी वह राजा राम की नगरी थी, मगर जातक कथाओं के अनुसार राजा दशरथ और राम जो थे वह काशी के राजा थे। इसके अलावा हम देखें तो काशी किसके किनारे बसा हुआ है? तो काशी जो है वरुणा और 80 नदियों के, याद रखिएगा दोस्तों, 80 नदियों के, अर्थात जिसे हम आज डेट में कहते हैं 80 घाट कहते हैं। आपको याद होगा बनारस में 80 घाट बहुत प्रसिद्ध है। तो 80 घाट, इसी को 80 नदियों के किनारे बसा हुआ शहर माना जाता है। इसके अलावा हम देखें तो काशी जो है व्यापारिक केंद्र के रूप में अश्व का व्यापार और वस्त्र के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। तो ये भी आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर सकते हैं कि सूती वस्त्र और अश्व व्यापार के लिए काशी एक प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा अगर हम शिक्षा और धार्मिकता की बात करें तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, इसलिए धार्मिक केंद्र है। और यहाँ पर कई सारे धार्मिक केंद्र होने के कारण यहाँ पर कई सारे शिक्षा के गुरुकुल भी संचालित होते थे, इसलिए शैक्षणिक केंद्र भी महाजनपद काल में हो जाता है। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ें जो है कुरु। तो कुरु के बारे में हम देखते हैं। अब इसकी राजधानी क्या है, इसे हम महाभारत से भी जोड़ के देखेंगे, क्योंकि कई बार इंटरव्यू और कुछ ऐसे जगह जहाँ पर ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जहाँ पर कुरु के बारे में पूछा जाता है, पांचाल के बारे में पूछा जाता है, इनके बारे में पूछा जाता है और महाभारत काल से अक्सर इनका उल्लेख मिल जाता है। तो इसके लिए हम इसको महाभारत के अनुसार भी देखेंगे। तो इनकी राजधानी कौन सी थी? तो इनकी राजधानी 2 थी, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। याद रखिएगा कि इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर वही हैं जिनमें कौरव और पांडव के लिए संघर्ष हुआ था बीच में, है ना। यही महाभारत की लड़ाई के मुख्य बिंदु हुए। हस्तिनापुर जहाँ कौरवों के पास रह गया, वहीं इंद्रप्रस्थ जो था वह पांडवों को मिल गया था। और इसके बावजूद वनवास के बाद जब लौट कर आए, अज्ञातवास के बाद, तो इसके बाद इसी क्षेत्र के लिए, सब कुछ के लिए युद्ध होता है, जिसे हम महाभारत के नाम से
जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो अगर ये कहा जाए कि महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध के समकक्ष यहाँ पर कौन से शासक थे, तो यहाँ के शासक जो थे कौरण्य थे। तो ये आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि यहाँ की राजधानियाँ इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर थी। साथ साथ महात्मा बुद्ध के समकालीन यहाँ के शासक जो थे कौरण्य थे। ठीक है, अब साथ साथ यहाँ पर यह भी याद रखना है कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो निश्चित सी बात है, अगर कुरु और पांचाल जैसी नगरियों का उल्लेख आएगा तो महाभारत में अवश्य इनका उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो महाभारत में उल्लेख हुआ है, साथ साथ अष्टाध्यायी में भी इनका उल्लेख मिलता है। और अष्टाध्यायी के हमारे रचयिता कौन थे? पाणिनि। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ पाणिनि। ठीक है, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई थी। यह भी एक प्री के फैक्ट के रूप में उभर कर सामने आता है। ठीक है, इसे आपको प्री के फैक्ट के लिए याद रखना है। अब यहाँ पर अगर इसका हम क्षेत्र देखें तो इसका क्षेत्र वही था, अगर कहा जा सकता है। अगर मैं आज के डेट में अगर देखूं तो वर्तमान एनसीआर का जो क्षेत्र है, जो हमारे दिल्ली और एनसीआर का जो क्षेत्र है ना, वही कुरु के तत्कालीन समय में उसी के आसपास उसके क्षेत्र थे। जैसे हम देखें मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, है ना, इसके अलावा हरियाणा के आसपास का कुछ क्षेत्र, यह भी सम्मिलित होकर कुरु के साम्राज्य का अंग बनता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पांचाल के बारे में, तो आपको याद है दोस्तों, महारानी द्रौपदी जो थी उन्हें पांचाली भी कहा जाता था, इसलिए इसका उल्लेख जो है वह महाभारत में अवश्य आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अब इनकी राजधानियों के बारे में बात करें तो इनकी राजधानियाँ भी अहिछत्र और काम्पिल्य थी। तो आपको इनकी राजधानियाँ याद करने लायक हैं, तो प्री के फैक्ट से इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। जबकि यहाँ का शासक जो था वह चुलामी ब्रह्मदत्त थे, याद रखना है दोस्तों। और यहाँ पर अगर इसके क्षेत्र की बात की जाए कि पांचाल क्षेत्र के आसपास कौन कौन से आते थे, तो यूपी के ही बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जैसे आसपास के उनके क्षेत्र जो थे वह पांचाल के अंतर्गत सम्मिलित किए जा सकते हैं। और इसका भी उल्लेख जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि पांचाल और कुरु इन दोनों के उल्लेख जो है महाभारत और अष्टाध्यायी में मिलते हैं। और अष्टाध्यायी के रचयिता हमारे कौन है? पाणिनि हैं। ठीक, अब अगले महाजनपद की बात करें तो अगले जो महाजनपद हैं वह मल्ल हैं। अब मल्ल महाजनपद जो है यह महात्मा बुद्ध की और बौद्ध धर्म के दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है। मल्ल इस कारण भी मेंस में आ सकता है कि मल्ल अगर 16 महाजनपदों काल से अगर रिलेट करके देखा जाए तो उसमें भी क्वेश्चन बन सकता है। और अगर महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो उससे भी यह एक सही रिलेट क्वेश्चन होता हुआ दिखता है हमें। तो इसकी राजधानी की अगर बात करेंगे तो कुशीनारा और पावापुरी जो है वह इसकी राजधानी थी। जबकि यहाँ के शासक कौन थे? तो ओक्काक यहाँ के शासक थे। और याद रखने लायक दोस्तों प्री का फैक्ट जो इंपॉर्टेंट आ रहा है वह यह है कि यहाँ का जो शासन तंत्र था वह गणतंत्रात्मक तरीके से था। आपको याद है और आपको पता भी है कि भारत भी हमारा एक गणतंत्रात्मक राज्य ही है। ठीक है, तो आपको यह भी याद रखना है कि मल्ल जो था वह कह सकते हैं आधुनिक भारत का पूर्वगामी था, है ना। अगर हम ये कहें तो कहीं से भी यह गलत प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा अब हम अंतिम और प्रमुख महाजनपद के बारे में देखते हैं जो है मगध। अब हमारी जो भी इतिहास की प्राचीन इतिहास की रूपरेखा है वह मगध और उसके आसपास के क्षेत्र पर ही घूमेगी। तो आपको याद रखना है मगध, क्योंकि अब यहाँ पर सबसे अधिक शक्तिशाली हो चुका है। कई राज्यों को अपने अंदर समेटकर यह एक महाजनपद तो था ही, उससे भी बड़ा साम्राज्य बन चुका है ना। और शक्तिशाली तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इसके अगर हम भौगोलिक स्वरूप की ओर देखेंगे तो यह सब भी बहुत ज़्यादा फैक्टर जो होते हैं इसकी सुरक्षा के लिए होते हैं। तो हम मगध की राजधानी के बारे में बात करें तो गिरिब्रज या राजगीर या जिसे हम राजगृह कहते हैं, यह तीनों ही प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इसकी राजधानी तीनों का नाम एक ही है, जिसे हम गिरिब्रज कहते हैं या राजगीर कहते हैं या राजगृह कहते हैं। अब इसको अगर हम आधुनिकता के अनुसार देखें तो यह बिहार के पटना और गया जैसे जिले तक व्याप्त था। अर्थात अगर कहा जाए तो वर्तमान के बिहार के क्षेत्र को तो लिए ही था, साथ साथ अगर तत्कालीन समय में देखें तो हम यूपी को देख सकते हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ महाजनपदों में कुछ प्रमुख महाजनपदों के बारे में हमने पढ़ लिया है, और इनमें से हमने वही महाजनपद आपको बताए हैं
जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिससे मेंस में सवाल पूछे जा सकते हैं और प्री के फैक्ट भी बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा वह अब मगध साम्राज्य से चालू हो जाएगा और नियमित तरीके से इसमें आप लगे रहिए। निश्चित तरीके से दोस्तों मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्राचीन भारत जो है बहुत ही तगड़े तरीके से तैयार होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।